मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें साहित्य सागर के भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक एवं प्रतीक कहानी का एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, 9 या 10 में एक्सरसाइज जो होता है वह अवतरणों पर आधारित होता है। अवतरणों पर आधारित का मतलब होता है पाठ के किसी भी अंश का 1-2 पंक्ति, चाहे वह गद्य हो चाहे पद्य हो, देख करके उससे संबंधित कुछ ऊपर या नीचे अगल बगल से मिला करके प्रश्न देता है। यदि हम सही ढंग से कहानी को पढ़े हैं, कहानी को समझे हैं, तो हमें कहीं से भी क्वेश्चन आता है, हम उसे कवर करते हैं। दूसरी बात, कहानी के प्रश्न को तो तुम लिख दोगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो कथन हो, तथ्य जो हो, वह सार्थक होना चाहिए, शुद्ध शब्दों में होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए। अब मैं तुम लोगों के सामने ये साहित्य सागर भेड़ और भेड़िए कहानी का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। ध्यान से एक्सरसाइज को सुनना, अपने बुक में निशान लगाना और उसे कॉपी में नोट करना। ठीक है, तो मैं अब प्रारंभ कर रहा हूँ। पेज नंबर सभी बच्चे खोलेंगे 57, भेड़े और भेड़िए। भेड़े और भेड़िए, पहला एक्सरसाइज का पहला जो नंबर कराने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि तीसरे लाइन में लिखा हुआ है, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ पड़ गई। एक बार सुन लो फिर से, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। अब ध्यान देना, यहाँ पे इस पंक्ति पर 4 प्रश्न होंगे, जैसा कि बता चुके हैं। 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 2-3-3-2 या 3-2-3-2 या 3-3-2-2, जैसे भी हो 10 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न तुम लोग लिखो, पशु समाज में कौन कौन से पशु थे। पहला प्रश्न, पशु समाज में कौन कौन से पशु थे। दूसरा प्रश्न लिखोगे, यह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लो, 2 नंबर का, यह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था। हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे, इस क्रांतिकारी परिवर्तन को लाने की बात किसने तय की थी और क्यों। प्रश्न एक बार फिर से सुन लो, तीसरा, इस परिवर्तन को लाने की बात किसने की थी और क्यों की थी। चौथा इसका और अंतिम प्रश्न होगा, वे यह परिवर्तन क्यों लाना चाहते थे। तुमने देखा ये चारों ही प्रश्न आपस में मिले हुए हैं, और यह लाइन जो मैंने बताया, पंक्ति जो बताया, यहाँ पे निशान लगा लेना, पशु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन। अब पहला प्रश्न था कि पशु समाज में कौन कौन से पशु थे। ध्यान देना, वन प्रदेश में
जैसा कि जानते हो, वन प्रदेश में पशु ही पशु रहते हैं, हिंसक हो या जंगली हो। लेकिन यहाँ जिस प्रदेश की बात हो रही है, जिस प्रदेश की या जिस वन प्रदेश की बात हो रही है, वहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार के पशु थे। एक पशु थे भेड़ और दूसरे पशु थे भेड़िए। भेड़ को तो तुम लोग जानते हो, भेड़ का अंग्रेजी शिप, और भेड़िए जो है, ध्यान देना, ये मत सोचना कि यह भेड़ का बहुवचन रूप है भेड़िए। भेड़िए यह अंग्रेजी शब्द ओल्फ का रूप है, जो मौका दर मौका पाते ही भेड़ों को खा जाते हैं। तो इस तरह से तुमने देखा, वन प्रदेश में दो प्रकार के पशु थे मुख्य रूप से, एक भेड़े सिप और दूसरा भेड़िए। कुछ इने गिने तीसरे प्रकार के जो पशु थे वह थे शियार। शियार जो कि भेड़िए के साथ रहते थे, भेड़िए की चापलूसी करते थे और उनके खाए हुए मांसों को, जो बचे हुए होते थे, उसी को खा पी करके अपना गुजारा करते थे। तो इस तरह से पहले प्रश्न का तुम्हारा सार्थक या सटीक आंसर मैंने बताया। वन प्रदेश में मुख्य रूप से दो प्रकार के पशु थे, एक थे भेड़ और दूसरे थे भेड़िए। इसके अलावा जो गौण रूप से थे या इक्के दुक्के थे, जिनकी हम संख्या नगण्य में समझते हैं, वह थे चापलूस शियार। अब हम प्रश्न नंबर 2 आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? यह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? ध्यान देना, क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों कहा गया है? क्रांतिकारी परिवर्तन इसलिए कहा गया है, ध्यान देना, जैसा कि तुम जानते हो, भेड़े नेक, शरीफ, ईमानदार और सरल स्वभाव के होते हैं। भेड़िए कठोर, बिना दया के और सर्वदा भेड़ों को सताने वाले थे। अब वन प्रदेश में पशुओं को लग रहा था कि वे सभ्यता के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। चूँकि भेड़ों की संख्या 90% थी, तो वह अपने में गर्व का महसूस करते थे, अपने पर गर्व करते थे कि उनकी संख्या इतनी है और वे बड़े सभ्य हैं। वास्तव में वे सभ्य थे, सरल स्वभाव के थे, इसलिए वह समझ रहे थे कि वह अब सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो जाए, यदि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो जाए, तो वे हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और उन पर अन्य जो उनसे तगड़े जंगली जानवर हैं अत्याचार नहीं कर सकेंगे। इसलिए वे सभी क्रांतिकारी परिवर्तन का यह रूप बताया। अब तीसरा प्रश्न है, इस परिवर्तन को लाने की बात किसने तय की? ध्यान देना, इस क्रांतिकारी परिवर्तन, अभी जैसा कि जस्ट बिफोर मैंने बता चुका हूँ कि इस क्रांतिकारी परिवर्तन यह था कि प्रजातंत्र की स्थापना हो, वे सभ्यता के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, और यह क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए भेड़ों ने कही, क्योंकि भेड़
समझ रहे थे कि वे सभ्य हो चुके हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है और इस तरह से वह एक अच्छे प्रजातंत्र की व्यवस्था कर सकने में समर्थ है, इसलिए भेड़ों ने यह बात कही। प्रश्न नंबर 4 है, वे यह परिवर्तन क्यों लाना चाहते थे? ध्यान देना, भेड़ वन प्रदेश में रहने वाले सरल स्वभाव के प्राणी थे, बड़े सादगी से रहते थे। वन के अन्य पशुओं पर वह कभी भी अपना प्रतिशोध नहीं करते थे, जबकि उनके ऊपर अत्याचार होता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। वह बड़े सीधे और सरल थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी संख्या इस समय वन प्रदेश में बहुत अधिक है या भेड़िए से अधिक है, तो उन्होंने ये सोच लिया कि वह सभ्यता के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, इसलिए वे परिवर्तन करके एक अच्छी शासन व्यवस्था कायम करें जिससे प्रजातंत्र की स्थापना हो। चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए प्रजातंत्र की जो स्थापना में जो हीरो बनेंगे, नायक होंगे, या मंत्री या महामंत्री या मुख्यमंत्री जो बनेंगे प्रधानमंत्री, वह उनके अपनी जात के होंगे। और जब अपने जात के लोग होंगे तो वह अपने लिए ऐसे कुछ कानून बनाएंगे जिससे वह सुरक्षित रहें और उन पर अन्य, जैसा कि मैंने बताया, भेड़िए किसी भी प्रकार की अत्याचार न कर सके, इसलिए वह वन प्रदेश में ऐसा परिवर्तन लाना चाहते थे। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद तुम लोग समझ रहे हो। तो अब मैं इस पाठ का अवतरणों पर आधारित प्रश्न नंबर नेक्स्ट की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे देखना, पेज नंबर 57 पे है, उसी की जस्ट 4-6 लाइन नीचे देखोगे। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। अच्छा सा देख लो ठीक से। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। मेरे प्यारे बच्चों, इस अवतरण को तो तुमने देख लिया। अब इस अवतरण पर मैं जो प्रश्न बनाने जा रहा हूँ या जो तुम्हें लिखाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। पहला प्रश्न, चुनाव किस बात के लिए कराया जा रहा था? भेड़ों का उल्लास क्यों बढ़ रहा था? चुनाव किस बात के लिए कराया जा रहा था? भेड़ों का उल्लास क्यों बढ़ता जा रहा था? अब मैं दूसरा प्रश्न इसका दे रहा हूँ, भेड़ों का ऐसा सोचना क्या ठीक था या वे भ्रम में थे? फिर से सुन लो, भेड़ों का ऐसा सोचना क्या ठीक था या वे भ्रम में थे? प्रश्न नंबर 3, कहानी में भेड़े किसका प्रतीक हैं और वे क्या चाहते हैं? चौथा, क्या भेड़ों की अभिलाषा पूरी हुई? लास्ट और चौथा प्रश्न लिखो, क्या भेड़ों की अभिलाषा पूरी हुई? तो अब मैं इस अवतरण पर आधारित जो तुम्हारे प्रश्न थे, मैंने प्रश्नों को बोल दिया। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ चल रहा हूँ और आंसर तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आंसर ध्यान से सुनना और उसे मनन करते हुए कॉपी में लिखने का प्रयास करना। तो पहला प्रश्न जो था तुम्हारा, चुनाव किस बात के लिए कराया जा रहा था? ध्यान देना, चुनाव इस बात के लिए कराया जा रहा था कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र का शासन हो। चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए जिससे भेड़ों या किसी भी जीवधारी को किसी अन्य जीवधारी से या किसी अन्य पशु से
किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, अर्थात कोई भी वन प्रदेश का प्राणी किसी भी दूसरे वन प्रदेश के प्राणी या अपने वन प्रदेश के प्राणी के ऊपर प्रहार नहीं करेगा, उन पर अत्याचार नहीं करेगा। शांति, स्नेह और बंधुत्व पर समाज आधारित हो। भेड़ों का उल्लास, ध्यान देना, भेड़ों का उल्लास इसलिए बढ़ जा रहा था क्योंकि मैंने बताया वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी। यहाँ अगर हम देखें तो भेड़ों की संख्या 90% थी और भेड़िए की संख्या 10% थी। इस तरह से भेड़ समझते थे कि विजय उनकी होगी, लोग चुनाव में उनके होंगे, जीत या विजय उनकी होगी और कानून उनके द्वारा बनाया जाएगा उनके लिए, ताकि कोई उन्हें सताए न। इसलिए इस बात को सोच करके भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता था। अब प्रश्न नंबर 2, भेड़ों का क्या ऐसा सोचना ठीक था या वे भ्रम थे? तो मैं बोलूँगा भेड़ों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि वे भ्रम में थे। वह नहीं जानते थे कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि उन पर और भी कुठाराघात होगा। जैसा कि हम जानते हैं चुनाव के समय वादे तो सभी अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन चुनाव जब हो जाता है, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए जो प्रजा अपने ही प्रजा से उन्हें चुनाव में विजयी घोषित करता है, वही विजयी घोषित प्रजा मात्र उन लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है जिसके द्वारा वह विजय प्राप्त किए थे। यहाँ भी भेड़ बड़े ही सरल स्वभाव के थे, वे भ्रम में थे। उन्होंने सोचा कि सचमुच बड़ा आदमी या मजबूत आदमी या तगड़ा जानवर ही उनकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि वे दुर्बल थे, सरल थे स्वभाव के, और भेड़िए कठोर थे। भेड़िए दूसरे से मुकाबला कर सकते थे, इसलिए वे भ्रम में आकर के उन्होंने चुनाव में भेड़िए का साथ दिया। यहाँ भेड़ों का समाज जनता का प्रतीक है और भेड़िए नेताओं के प्रतीक हैं जो जनता पर अत्याचार करते हैं या भेड़ों जैसी जनता को नोच नोच करके खाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी में भेड़ें किसकी प्रतीक हैं? ध्यान देना, कहानी में भेड़ जनता का प्रतीक है। ये बड़े ही भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और सदैव दूसरों का हित चाहते हैं। वह कभी ये नहीं चाहते हैं कि उनके द्वारा किसी अन्य पशु पर किसी भी प्रकार का घात या प्रतिघात हो। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में भेड़ें भोली भाली जनता का प्रतीक थी। प्रजातंत्रात्मक शासन की व्यवस्था वह चाहते थे जिससे समाज में शांति, बंधुत्व, सौहार्द और सुरक्षा हो, जबकि स्वार्थी, ढोंगी और चालाक राजनेता सीधे साधे लोगों का शोषण करते थे। इसके लिए भेड़ों ने प्रजातंत्र की स्थापना की व्यवस्था की थी। लेकिन यहाँ पे भेड़िए जो कि धोखे से सियार के बताए गए मार्ग को अपना करके उनके जैसे कवियों जैसे बुद्धिजीवियों का सहारा लेकर विजयी हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 है, क्या भेड़ों की अभिलाषा पूरी हुई? क्या भेड़ों की अभिलाषा पूरी हुई? तो मैं तुम लोगों से अपनी तरफ से जो हमारी बात है या हमारी अपना सोच है, भेड़ों की यह अभिलाषा कि उनकी रक्षा होगी, प्रजातंत्र की स्थापना होगी
प्रजातंत्र में उनके अपने नेता होंगे, वे स्वतंत्र हो जाएंगे, उन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। जो उनकी सोच थी वह उनकी सोच पूरी नहीं हो सकी। वह सोचते थे कि प्रजातंत्र की स्थापना होने के बाद वन प्रदेश में शांति होगी, बंधुत्व की भावना होगी, भेड़िए भेड़ों पर रहम करेंगे, उन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भेड़िए का जैसा स्वभाव जानते हो, भेड़िया भेड़ों पर अत्याचार करता था, कर रहा है और करता रहेगा, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन भेड़ों ने भ्रम में उन्हें अपना प्रतिनिधि स्वीकार कर लिया। उनकी अभिलाषा तब नहीं पूरी हुई जब वे प्रतिनिधि के रूप में हुए, क्योंकि जैसे ही भेड़िया प्रतिनिधि बनकर के राजा बन गया, वैसे ही उसने पहला यह नियम लगाया। क्या लगाया नियम? ध्यान से सुन लो कि भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया कि हर भेड़िए को नाश्ते के लिए आधा भेड़ का बच्चा, खाने के लिए पूरी भेड़ और रात में हल्के नाश्ते के लिए खाने में आधी भेड़ दी जाए। तो इस तरह से भेड़ों की अभिलाषा पूरी नहीं हुई और भेड़िए ने उन पर अत्याचार करता रहा। तो यहाँ पे मेरा आज अवतरणों पे आधारित 2 अवतरणों पर मैंने तुम्हें 4-4 8 क्वेश्चन आंसर बताया। आज के लिए मैं यहीं पे तुम सभी को धन्यवाद देते हुए अपना कथन यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।